बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर इस वीक का हमारा ये पहला शो है और पहले शो में हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है कि हम अपने उन स्टार्स को बुलाएं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त कारहाय नुमाया अंजाम दिए हों। और आज चूँकि वीक का हमारा पहला शो है तो आज हमने एक ऐसे सेलिब्रिटी को अपने शो में मदऊ किया कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए नई गेंद का सामना किया और कई लिहाज से ये पहले हैं। जब पाकिस्तान ने पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला तो पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के जो पहले चंद प्लेयर मैन ऑफ द मैच थे उनमें इनका नाम शामिल था। पाकिस्तान में पहली मर्तबा अगर हेलमेट पहनने की बात करते हैं तो पहली मर्तबा अगर किसी प्लेयर ने हेलमेट पहना तो इन्होंने हेलमेट पहना। इसके अलावा पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट को लाने वाले, पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट के जो पायनियर हैं वो ये है कि जिन्होंने अपने खर्चे से, अपने एक्सपेंसेस से जो है वो ना सिर्फ लाइट टावर खरीदे, पोल्स खरीदे, उनकी तनसीब करवाई और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कलर क्लॉथिंग और फिर नाइट क्रिकेट का आगाज हुआ। तो इनको बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान का कैरी पैकर कहा जा सकता है। इसके अलावा इनका एक और बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है। जनाब ग्लॉस्टर से खेलते हुए इन्होंने वॉर्कशायर के खिलाफ 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए। और एक और भी इनका रिकॉर्ड है वो ये कि अब्दुल्ला शफीक ने अभी अपना टेस्ट डेब्यू किया और अब्दुल्ला शफीक दोनों इनिंग में 50 रन करने वाले पाकिस्तान के चौथे ओपनर बन गए। पाकिस्तान की जानिब से पहले टेस्ट में बतौर ओपनर डेब्यू करने वाले प्लेयर्स के अंदर अब्दुल कादिर थे कि जो ज्यादा अरसे क्रिकेट नहीं खेल सके। 60s में उन्होंने अपना डेब्यू किया था उस मैच में जहां पे आसिफ इकबाल और माजिद खान जैसे प्लेयर्स ने अपना डेब्यू किया। इसके अलावा तस्लीम आरिफ ने यह कारनामा अंजाम दिया कि दोनों इनिंग में उन्होंने 50 रन स्कोर किए। और उसके बाद फिर फखर जमान ने यह कारनामा अंजाम दिया कि टेस्ट डेब्यू में बतौर ओपनर दोनों इनिंग में 50 किए। और फिर उसके बाद अब अब्दुल्ला शफीक ने यह कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे बहुत ही अपने जो लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन है सादिक मोहम्मद साहब, जो आज के हमारे मेहमान भी हैं, उन्होंने भी यह कारनामा अंजाम दिया। लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट के डेब्यू के पहले इनिंग में जो 67 रन की इनिंग खेली और दूसरी इनिंग में बदकिस्मत रहे, वरना आज वो भी इस फहरिस्त में शामिल होते। इन्होंने 37 रन की इनिंग खेली लेकिन रन आउट हो गए। तो इस तरह इनके जो दोनों इनिंग में 50 थे टेस्ट डेब्यू के वो मिस हो गए। लेकिन बहरहाल पहली इनिंग में इन्होंने जबरदस्त 67 रन की इनिंग खेली। तो बहुत सारे हवालों से नंबर 1 है और आज के वीक का जो पहला दिन है इसलिए नंबर 1 ही हमारे साथ मौजूद है सादिक मोहम्मद साहब। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। तबीयत आपकी कैसी है? फर्स्ट क्लास, फाइन, जबरदस्त माशाल्लाह। ऑलराइट, और जनाब जब हम बात कर रहे हैं अपने सितारों की, माजी के सितारों की बात कर रहे हैं तो रीसेंट पास्ट के सितारों को हम कैसे भूल सकते हैं। आज पाकिस्तान के चैंपियन क्रिकेटर और रिकॉर्ड साज खिलाड़ी यूनुस खान की बर्थडे भी है और ऐसा कैसे हो सकता है कि जी टीवी का शो हो, जी स्पोर्ट्स हो और हम अपने हीरो को भूल जाएं। और हमारी जानिब से यूनुस खान को बहुत बहुत जो है सालगिरह की, उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला उनको ऐसी हज़ारों सालगिरह जो है वो सेहतियाबी के साथ देखना नसीब फरमाए। सादिक भाई से पूछते हैं, पहले सालगिरह के हवाले से आपको मैसेज देना चाहिए, आपका कैमरा है। मैं समझ आई थिंक यूनुस खान इसके कैमरे के ये सालगिरह के काफ़ी हकदार हैं और काफ़ी अच्छी इनिंग खेले और उनको ये मुबारकबाद देना उनके सालगिरह का, आई थिंक पूरी नेशन इनसे, इनके परफॉर्मेंस से प्राउड है। एंड आई थिंक आज मैं अगर इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ तो आई एम रियली ऑनर्ड। बिल्कुल, अगर आपको स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, मोहम्मद फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है तो यूनुस खान साहब, इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती है। लेकिन यूनुस खान साहब का हमने आपको कैरियर प्रोफाइल दिखाया और यूनुस खान साहब की आमद भी क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई। जब शुएब हबीब साहब जो अक्सर हमारे शोज़ में मौजूद होते हैं, जब श्रीलंका की टीम जल्दी आउट हुई, सकलैन मुश्ताक की क़यादत में UBL पे मैच खेल रहे थे और फिर उसके बाद शुएब हबीब साहब ने रिक्वेस्ट की वहाँ जाके कि आप दोबारा से मैच खेल लें और फिर वहाँ जो यूनुस खान ने इनिंग खेली वो फिर पाकिस्तान की जानिब से उनको वनडे खिलाने का बाइस बन गई। और जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ 2015 में श्रीलंका के खिलाफ जब अपना डेब्यू किया और उसमें उन्होंने 46 रन की इनिंग खेली नेशनल स्टेडियम कराची में, तो वहां पे उनके साथ इमरान अब्बास और यासिर अरफात का भी डेब्यू हुआ। और जिस तरह मैंने बताया बहुत सारी चीजों में पहले हैं सादिक भाई, तो वहां उस मैच में सलीम बदर के साथ जो दूसरे एंड पे शख्सियत अंपायरिंग कर रही थी वो सादिक भाई थे। तो सादिक भाई का इस हवाले से भी यूनुस खान के साथ बड़ी जो है वो एक जोड़ बनता है। सादिक भाई आपने अंपायरिंग की उस मैच में, क्या आपकी जो ईगल आई है या आपकी एक्सपीरियंस आई है या जहां दीदा आपकी जो नजरें, उसने भाप लिया था कि जो लड़का डेब्यू कर रहे आगे चल के पाकिस्तान का अजीम बैट्समैन बनेगा?
जी हाँ, क्योंकि उसमें जब मैं अंपायरिंग करता था तो मैं बहुत सारे प्लेयरों को देखता था कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा वो उसकी टेक्निक कैसी है वाइल अंपायरिंग। तो बड़ा नज़दीक से देखने में पता लगता था कि ये कितना टैलेंटेड है। आई थिंक यूनुस खान जो है पहला जब वनडे खेले तो जिस तरीके से ये कवर ड्राइव वगैरह खेलते थे, रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी होती थी इनकी। तो आई थिंक उसमें मैंने कुछ टेस्ट के लिए भी सिलेक्टर्स को बताया कि ये लड़का काफ़ी टैलेंटेड है और इसको खिलाया है वनडे के अंदर जिस तरीके से ये खेला है। आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे। क्योंकि आप तो जाहिर सी मोहम्मद फैमिली का बैटिंग और मोहम्मद फैमिली एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो जिस तरह आपने 22 कदम के फासले से यूनुस खान को देखा, क्या जब आप अंपायरिंग कर देंगे, जब यूनुस खान आए 46 रन की नहीं खेली, गो के पाकिस्तान वो मैच शायद हार गया था, लेकिन किस तरह से आपने यूनुस खान को पाया? क्या उनमें वो ऐसी चीज थी कि जो उनको एक अजीम बैट्समैन बना गई? उनका एक तो ये था कि वो वी में खेले, बिल्कुल वी में खेलते थे वो, और फ्रंट फुट पे ज़्यादा, जब फ्रंट फुट पे खेलते तो ज़्यादातर बॉल वी में ही जाता हैगा। तो आई थिंक कि उनकी जो टेक्निक थी खेलने की, बॉल गिरने से पहले वो थोड़ा सा फॉरवर्ड आते थे और अगर शॉर्ट पिच होता था तो बैकफुट पे जाना आसान होता था। तो ये उनको ये चीज़ें थोड़ी इल्म था उनका कि फॉरवर्ड जाके बैकफुट आना आसान है और बैकफुट से फॉरवर्ड जाना मुश्किल है। तो आई थिंक जिस तरीके से वो खेल रहे थे तो कभी कभी ये भी होता था कि आहिस्ता से मैं कहता अच्छा शॉट खेला। अच्छा, स्टंप स्पाइक नहीं होते थे ना उस जमाने में। उन दिनों में बड़ा आराम से थोड़ा दूर जाके कह दिया। तो आई थिंक उसका जो खेलने का अंदाज था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो क्या स्ट्राइक रोटेट करते थे। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी थी उनकी। तो मैं उनका जो अंदाज जो था कि गेम चलते रहना चाहिए, बॉलर को ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा साथी भाई, आप भी कोच रहे हैं, यूनुस खान भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। आपको क्या लगता है कैसा कि यूनुस खान एज ए कोच क्यों, मैं ये तो नहीं कहूँगा सक्सेसफुल नहीं रह पाते, मैं ये ज़रूर कहूँगा एडजस्ट नहीं कर पाते? आपको क्या ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कि वो थोड़ा सा बड़े टू द पॉइंट बात करते हैं, और अगर उनके खिलाफ थोड़ी सी बात इधर उधर हो जाए, उनमें थोड़ा सा इस क्या कहते हैं कोचिंग के उसके अंदर आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए कि कभी कोई अच्छी बात भी कहेगा, कोई थोड़ी सी आपके खिलाफ भी या आपको पसंद नहीं आएगी तो वो भी करेगा। तो आई थिंक इनके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज। आपने तो शुरू से इनको देखा है खेलते हुए, आपने तो शुरू से देखा है इनको खेलते हुए, आपने इनका डेब्यू देखा है, तो आपको लगता है कि ये शुरू से ऐसे थे या हालात ने खराब कर दिया? खेलना एक जो अलग चीज़ है, खेलने के अंदर जो डेब्यू में भी जो हुआ, और क्योंकि खेलने में तो अगर पेशेंस लूज नहीं कर, अंपायर के साथ तो प्लेयर की होती रहती है ना, अगर प्लेयर थोड़ा सा टॉलरेट नहीं कर रहा होता, इम्पेशेंट है, तो अंपायर के साथ तो होती रहती है ना, तो कभी ऐसा। हाँ, मगर वो ये है कि माइक लगा होता है स्टंप के पीछे, तो इतना कुछ कह नहीं सकते। इशारों में अगर कह दिया या थोड़ा सा एक्शन करके नहीं बता दिया तो वो समझने वाला। ही वॉज ए गुड अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन वाइज ही वॉज वेरी क्विक, इंटेलिजेंट टू कैच सम इंस्ट्रक्शंस। तो कभी ऐसे कह दिया और यार उसको यूं कर दिया ऐसे हाथ से, तो मसलन के तुम क्रॉस खेल रहे हो या यूं कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा यंग प्लेयर जो आता है उसको थोड़ी सी वो मिल जाती है। अच्छा, अब इस मौजू को हम थोड़ा सा समअप भी करेंगे। लोग बनाते हैं जिस तरह बाबर की और कोहली की रिजेम्बलेंस बनाते हैं, इसी तरह लोग जो रिजेम्बलेंस बनाते हैं वो यूनुस की और ड्रेविड की बनाते हैं। अब ड्रेविड इंडिया की नेशनल टीम के कोच हैं, आपको लगता है कि यूनुस खान को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फ्री हैंड के साथ देनी चाहिए? और अभी हारिस खान लास्ट शो में थे, उन्होंने कहा कि इनको जूनियर टीमों की कोचिंग देनी चाहिए, आप इससे एग्री करेंगे? आई थिंक जूनियर कोचिंग की इनके लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि जो
देखिए एक जब इनको कोच बनाया और फिर ऊपर से आप दूसरे कोच को लेके आए, वो अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये नोइंग यूनुस खान टेम्परामेंट, तो उसमें ये होता है कि कोच बनाने से पहले भी जो कमेटी होती है उनको देखना चाहिए कि इसको के अलग से रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई ऐसा डोमेन अलग होने चाहिए। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि विच आई थिंक एनी कोच जो है वो विल नॉट लाइक के मैं जो कोच कर रहा हूँ दूसरा आके मेरे पे काउंटर वो कर रहेगा। वैसे कोच की सुनते हैं प्लेयर? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। हाँ? मेरा तो नहीं ख्याल। नहीं बिल्कुल सुनते हैंगे। उनको सही इंस्ट्रक्शन दी जाए और तरीके से बताया जाए तो आई थिंक कि उससे फ़र्क पड़ता हैगा। और कोच की बात सुनते हैं रिगार्डलेस हाउ यू पुट इट। हाउ यू पुट इट। अच्छा, मुझे इसलिए सवाल पूछा कि मुझे याद है सादिक भाई कराची के कोच थे और सादिक भाई शाहिद खान आफरीदी जो कराची के कप्तान थे, उनको पूरे हफ्ते प्रैक्टिस कराते रहे कि तुमने ऊंचा नहीं खेलना, तुमने शॉट्स नहीं मारने, तुमने जो है जाते ही जो है वो बड़े स्ट्रोक नहीं खेलने, तुम्हें अपनी इनिंग को क्राफ्ट करना है, तुम्हें इनिंग अपनी बनानी है। लेकिन जब शाहिद आफरीदी की बैटिंग गई तो हुआ ये कि उस वक्त 2 गेंदों में 2 खिलाड़ी आउट हो गए और शाहिद आफरीदी बैटिंग करने गए और शाहिद आफरीदी ने जाते ही पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। इसलिए मैंने इनसे पूछा कि कोच के प्लेयर सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन ये सब लाइटर मूड पे चलता रहता है। ये इसी तरीके से इमरान नज़ीर हमारे एक प्लेयर थे, या तो उनको भी वो मंसूर राना के कोचिंग करा रहे थे, तो मैंने ऐसे देख रहा था उनको, मैंने यार क्या इनको कोच करा रहे, ये इसने पहले ही बॉल पे छक्का मार देना हैगा। तो जो तुम इनको टेक्निक सिखा रहे हो वो बिल्कुल सही है तुम्हारी टेक्निक, मगर ये उस टेक्निक से नहीं खेलने वाले। ये क्या मसलन के बहुत तेज़ खेलने वालों में से है कि पहले ही बॉल पे छक्का, और उसने वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप के अंदर पहली बॉल पे छक्का मारा। ऑलराइट, अब सादिक भाई बातें करे जा रहे हैं, मुझे बातें याद आ रही हैं। उसने तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया, लेकिन सादिक भाई उन प्लेयर में शामिल हैं जिन्होंने कभी भी वनडे क्रिकेट में कभी भी जो है कभी छक्का नहीं लगाया, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी कभी छक्का सादिक भाई ने जो है वो नहीं लगाया। बल्कि बात से बहुत सारी जो है वो खुलती चली जाएंगी। सादिक भाई की शख्सियत इतनी जो है वो डाइवर्सिफाइड इनकी पर्सनैलिटी है। और मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड की टीम एक दफ़ा आई थी और एडम परोरे का पहला ये टूर था पाकिस्तान का, तो सादिक भाई ने मैच के बाद, मैं इस बात का आई विटनेस हूं, आमिर सोहेल, सईद अनवर और दीगर बैट्समैनों को जो है वो साइड में नेट करा के खड़े नेट पे ले जाके जो है वो उन्होंने इनको बैटिंग की प्रैक्टिस कराई थी, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन थे और सादिक भाई ने वहाँ पे उनको पे नेट प्रैक्टिस कराई थी और बैटिंग के टिप्स दिए थे। उसके बाद सबने देखा कि आमिर सोहेल और सईद अनवर की जो ओपनिंग पेयर था कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहा। अभी तक के लिए इस ब्रेक में इतना ही। यूनुस खान की गुफ्तगू वाइंड अप करेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरीज और बात करेंगे आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम यादें शेयर कर रहे थे सादिक मोहम्मद साहब के कैरियर के हवाले से और यूनुस खान साहब के हवाले से कि जिनकी आज सालगिरह है। लेकिन अब प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम, कौमी टीम को जीत के लिए 93 रन दरकार। मेरे लिए इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा टीम की बेहतर परफॉर्मेंस ज्यादा मायने रखती है। कोशिश होगी कल जल्द अज जल्द हदफ अबूर किया जाए। अब्दुल्ला शफीक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सनसनीखेज कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो गया। पेशावर में अंडर 21 गेम्स का रंगारंग मेला सज गया। गेम्स में 35 अजला से 5000 से जायद खिलाड़ी शरीक। टूएडी वजीरिस्तान साइकिल रेस का दूसरा मरहला बलूचिस्तान के अब्दुल वाहिद ने जीत लिया। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में जेवलिन ट्रेनिंग कैंप का आगाज। इंटरनेशनल जेवलिन प्लेयर अरशद नदीम की कैंप में शिरकत। एशिया में पहला बॉक्सर हूं जो ये टाइटल जीता। कोशिश है कि रमजान से पहले WBC का टाइटल पाकिस्तान में डिफेंड करूं। मोहम्मद वसीम। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन से शिकस्त के बाद कौमी टीम क्वार्टर फाइनल के दौर से बाहर। ग्लैडिएटर्स वेस्पा वर्ल्ड स्कैरेबल चैंपियनशिप का ग्रुप मरहले का इख्तिताम। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सका।
जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और उसमें खुश आइंदा चीज़ ये कि पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी जो है वो फाइट जीत ली है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद वसीम को उनकी शानदार कारकर्दगी के ज़रिए, और मोहम्मद वसीम को पूरी दुनिया ने सराहा है। और इस हवाले से अहमद शहजाद ने भी ट्वीट किए कि जिन्होंने उनको प्रेज़ किया उनकी इस उम्दा कारकर्दगी के हवाले से। इसके साथ साथ जनाब आपने देखा हेडलाइंस के अंदर कि जो कानपुर टेस्ट जो है वो अब ड्रॉ गया सनसनीखेज मुकाबले के बाद। मुझे याद है कि सादिक मोहम्मद साहब ने जब 79-80 में इंडिया का टूर किया था तो कानपुर टेस्ट में आपका कमबैक हुआ था शायद, और वहां पे आपने 3 टेस्ट मैच आपको खिलाए नहीं थे शुरू के। पहले 3 टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए थे मुझे। उसके बाद जब वो ग्रीन टॉप विकेट थोड़ी सी आई और तो उसके अंदर ज़हीर अब्बास ने कहा कि यार कोई अच्छा स्टार्ट वाला तो कोई स्टार्ट तो अच्छा मिले। हम मेरी तो पेशी दूसरे या तीसरे ओवर में हो जाती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इसके अंदर इंक्लूड किया। कैसी विकेट होती है कानपुर की? उन्होंने खास करके ग्रीन विकेट बनाई थी, तो अच्छी बैटिंग विकेट थी मगर इतना ग्रास नहीं था। आपने 47 किए थे? मैंने 47 किए थे। ऑलराइट, और आज हम जो बात भी कर रहे हैं तो सादिक भाई का जिक्र कहीं ना कहीं से जो है वो घूम फिर के आ ही जाता है, क्योंकि इनकी सर्विसेज ही इतनी है मोहन फैमिली की, जितनी हम बात करें वो कम है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, वहाँ पे इस वक्त 93 रन पाकिस्तान को रिक्वायर है इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के वो चौथे बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने बतौर ओपनर डेब्यू पे दोनों इनिंग में निफ सेंचुरी स्कोर की। आपके साथ इस बार इसका स्कोर कार्ड 330 किए बांग्लादेश ने, जवाब में पाकिस्तान ने 286 रन किए। आबिद अली ने एक और ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, 133 रन की इनिंग खेली। डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाने में कामयाब रहे। तेजुल इस्लाम ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और 7 विकेटें हासिल की, और जवाब में दूसरी इनिंग में बांग्लादेश कोलैप्स हुई, 157 रन बना सकी। लिटन दास ने 59 रन की इनिंग खेली। यासिर अली रेड हेड हुए जब शाहिन शाह अफरीदी का बाउंसर उनके सर पे लगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड जो है वो फराहम कर दिया है। आबिद अली और असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक की सूरत में 109 रन का। और ये जो है दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में हुआ कि दोनों इनिंग में पाकिस्तान के ओपनर्स ने सेंचुरी स्टैंड फराहम किया। इससे पहले 2003-2004 में वो टेस्ट मैच है कि जहां पे आसिम कमाल का डेब्यू हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इमरान फरद और तौफीक उमर के जो पेयर था, इसने दोनों इनिंग में सेंचुरी स्टैंड फराहम किया। और अब उसके बाद 2003-2004 के बाद ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने जो है वो सेंचुरी स्टैंड दोनों इनिंग में जो है वो फराहम किया। कैसे देख रहे हैं आप? खुद आप ओपनर हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला रहा है अरसे तक ओपनिंग के हवाले से, और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ओपनर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। ओपनिंग का हमारा मसला किस हद तक हल हो गया है? हल तो मैं नहीं कह सकता कि हो गया। अगर हाँ, हल तब होएगा कि जब इनको कंटिन्यूसली चांस दिया जाएगा। यहाँ कि ये नहीं है कि ये अगर फेल हो गए तो आपने उनको चेंज कर दिया, दूसरे कोई मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से ओपन करवा दिया, ये जो कि होता आया है। शिफ्ट इन ओपनर्स जैसे आते हैं, वनडेज में आते हैं, T20 में आते हैं, वहाँ भी इनको ही चांस देना चाहिए अगर खिलाना है तो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ हल हो गया। जैसे रिजवान है, बाबर आजम है, T20 में अच्छा खेल रहे हैं, अभी टेस्ट में हम देख रहे हैं आबिद अली ने एक एंड संभाला हुआ है, फिर कभी शान आ जाते हैं, कभी इमाम आ जाते हैं, अभी अब्दुल्ला ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि आबिद अली जो है वो वनडे के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको वहाँ पे खिलाना चाहिए। शफीक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है आज बड़ी काबिल तारीफ़ है। आज मैंने उनको इन दोनों मैचेस के अंदर देखा खेलते हुए भी, बड़ी अच्छी टेक्निक है इनकी, ज़्यादातर सीधा खेलते हैं। मगर एक ये है कि दबाव में नहीं आते, हालांकि काफ़ी बॉलें खेली हैं 50 रन के लिए, तो मगर ये कि जब आप सेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है। वो अगर करते रहें तो ज़्यादा। इसीलिए देखें शान मसूद जो है वो भी बॉल छोड़े जा रहे हैं, मगर इतनी सेट होने के बाद भी वो बॉलों को मारते हुए उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, या क्या जब ऑन साइड पे अगर आ गया गेंद तो वो उसको मार लेते, मगर ऑफ साइड के ऊपर बॉल बहुत ज़्यादा छोड़ते थे। शफीक ने भी आज छोड़े, काफ़ी बॉलें खेली इन्होंने, मगर आई थिंक कि इनको जो अब जैसे अगर यूसुफ को ये टूर पे जा रहे हैं आ गए तो वो उनको ज़रूर ये बताएंगे कि आफ्टर सर्टेन टाइम 25-30 रन जब हो जाएं, आप सेट हो जाएं तो स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, शॉट्स खेलते रहें।
यानी कि बॉलर को सिर पे ना चढ़ने दें, या अगर घेराव में है, फील्डर करीब है, डोंट प्ले फॉर द फील्डर्स। आप उनको हटाने की कोशिश करें। इस हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से ऊपर मारना शुरू कर दें। उनको क्रिकेटिंग शॉट से वो हट जाएंगे। जब 2-4 चौके लगेंगे फील्ड जो है वो फिर खुल जाएगी, तो आपके जो कैचिंग पोजीशन में जो प्लेयर खड़े होते हैं वो हट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी टेक्निक है। जैसे जावेद मियादाद है, ज़हीर अब्बास है, मुश्ताक मोहम्मद है, या क्या कहते हैं, रिचर्ड खेलते थे इस तरह, खुला खेलते थे रिचर्ड भी। तो वो थोड़ी देर के सेट होने के बाद इन प्लेयरों को हटाने की कोशिश करते थे कि ये प्लेयर यहाँ से हटेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सादिक भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, एनालिसिस आप सुन रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इस इनिंग के हवाले से क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। 4 डे काफ़ी क्रूशियल होता है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो हमारा यही था डे में कि थोड़े से थोड़े टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि वो हम इजीली चेस डाउन कर सकें, और हमारी कोशिश यही थी और उसमें हम कामयाब रहे। हमने उनको 200 में रिस्ट्रिक्ट किया, और फिर हमने यही, जब मैं और आबिद भाई गए तो यही सिंपल प्लान था कि पार्टनरशिप करनी है, एक अच्छा स्टार्ट देना टीम को। और क्योंकि विकेट भी टर्निंग था, थोड़ा मुश्किल था, बट हमने मैनेज किया, और होपफुली कल भी ऐसा खेलने की कोशिश करेंगे। जिसका डेब्यू हो उसके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग चीज़ है। और फर्स्टली इंडिविजुअल गेम तो नहीं है, ये टीम गेम है। पहले हमारा फोकस यही था कि टीम के लिए जो बेटर कर सके वो करें, और हमने वो किया। उससे हमारी इंडिविजुअली भी परफॉर्मेंस हुई और टीम ने भी अच्छा किया, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं था किया कि 100 की पार्टनरशिप करेंगे बोथ इनिंग्स में। हमने बस छोटे छोटे टारगेट्स प्लान किए थे कि उनको अचीव करना। बिल्कुल ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और 5th डे बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली 4th इनिंग्स। सो हम कहीं भी इजी नहीं होंगे, और कोशिश करेंगे कि ये टारगेट कम विकेट्स पे चेज करने की कोशिश करें ताकि नीचे प्रेशर ना आए। जी जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल्ला शफीक की। उन्होंने कहा कम विकेट पे टारगेट चेस करने की कोशिश करेंगे ताकि नीचे मुश्किलात ना हो। पाकिस्तानी कारकर्दगी इस मैच में बहुत अच्छी रही, और जिस तरह से आज शाहीन शाह अफरीदी ने भी बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। शाहीन की बॉलिंग को आप किस तरह एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो उनका कैरियर है वो प्रोग्रेस कर रहा है कंटिन्यू? बिल्कुल, आई थिंक कि वो बहुत ही बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। और उसका मेन जो उसकी चीज़ है कि जो एयर के अंदर जो बॉल अंदर लेके आते हैं, इन स्विंग जो होता है, ख़ास करके नए बॉल पर। उन्होंने T20 के मैचेस में भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत अच्छी उस बॉल का इस्तेमाल किया कि लंबा बॉल करते थे तो वो स्विंग होता। फास्ट बॉलर का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के पास यही एक बॉल है जिससे वो आउट कर सकते हैं। स्लिप वगैरह के अंदर कैचेस होते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ नहीं आउट कर पाते, मगर ज़्यादातर जो लेफ्ट आर्मर्स को जो इतनी विकेटें मिलती है वो LBW और इनकमिंग बॉल जो हवा के अंदर स्विंग होके आता है उसमें ज़्यादातर मिलती है। शफीक का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि चौथी इनिंग के अंदर आप जब रन करते हैं तो यू आर ए गुड प्लेयर। अच्छा, ताकि फुट मार्क्स वगैरह बन जाते हैं, विकेट पे क्रैक्स आ जाते हैं। विकेट में भी वेर एंड टेयर होता हैगा, उसके अंदर प्रेशर ज़रूर होता है, डू एंड डाई वाला चक्कर होता है। पहली इनिंग में तो आप मैच को बिल्डअप करते हैं, मगर सेकंड इनिंग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। इट कैन गो आइदर वे, और उस वक्त अच्छा स्टार्ट मिलना, चाहे आप 150-200 रन भी चेस कर रहे हैं, मगर ये है कि सेकंड इनिंग के अंदर जो रन होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं। और राइट, मैंने जिस तरह प्रोग्राम में इब्तिदा में कहा कि आज जो भी जिक्र मैं कर रहा हूँ उसमें सादिक भाई जो है वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अभी इन्होंने पिच की बात की तो मुझे याद आ गया कि मीरपुर खास का जो स्टेडियम है उसकी पिच भी सादिक मोहम्मद साहब ने ही बनाई है, तो पिच के हवाले से भी जो है इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। एनईडी में, और एनईडी का जो भी ग्राउंड बना, आ रहा था उस तरफ कि एनईडी का जो ग्राउंड बना है उसकी भी पिच जो है वो सादिक मोहम्मद साहब ने बनाई है। तो पिच के हवाले से भी जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छे पिच को रीड करने वाले थे वो मरहूम हनीफ मोहम्मद साहब थे, और यकीनन वो फन जो फिर वो इनके भाइयों में भी ट्रांसफर हुआ। और पिच की इन्होंने बात की है तो इसीलिए ये बेहतर पिच को समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्यों अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, उसका क्यों एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल है। इसमें लेंगे मैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस टेस्ट के हवाले से भी और क्रिकेट से जुड़े दीगर मौजूआत के हवाले से भी। कल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 7वें राउंड का आगाज हो रहा है और 3 मुख्तलिफ ग्राउंड पे 6 टीमें आपस में जो है वो मुकाबला करेंगी। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लेजेंडरी स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब से बात करते हैं पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं ज़रा दीगर मौज़ूआत के हवाले से। कल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अगले यानी 7वें राउंड के मरहले का आगाज़ हो रहा है और कराची के 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे 6 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेला जाएगा सिंध का, और सिंध का मुकाबला होगा KP के साथ, जबकि UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बलूचिस्तान का मुकाबला होगा सदरन पंजाब के साथ, और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KP की टीम नॉर्दर्न का मुकाबला जो होगा सेंट्रल पंजाब के साथ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को किस तरह से सादिक भाई देगा? सादिक भाई, इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज बनी है और जो कराची में मैचेस हो रहे हैं उसके रिजल्ट आए हैं। इससे पहले रिजल्ट नहीं आ रहे, सिर्फ एक मैच का रिजल्ट आया था। किस तरह एनालाइज करेंगे कि बैट्समैन को प्रॉपर एक रन दिया है कि आप परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें? होना यही चाहिए कि बैट्समैन गेम जो है वो बैट्समैन का ही है कि उसके लिए पिच जो 4 दिन पिच चले अच्छी, मगर रिज़ल्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कप्तान के हाथ में है। कप्तान उसको किस तरीके से बनाता है और जो हेड कोच है वो उसको किस तरीके से अपनी टीम को विनिंग पोजीशन के अंदर लेके जाता है। यहाँ पर डरते हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो हमारी जो रिपोर्ट है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो मैच का ड्रॉ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कोचेज़ वगैरह। जब तक के अखबार में इसका क्रिटिसिज्म नहीं आता वहाँ तक। इस दफ़ा तो अब कोच को जो है वो डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि कोई डिपार्टमेंट नहीं खेल रहे हैं, रीजन्स खेल रही हैं। रीजन जितनी भी टीमें जो हैं दैट बिलोंग्स टू द पीसीबी ने ही वो सेलेक्ट की हुई है ना, वही प्लेयर जितने पूरे उनको डिवाइड करके बैलेंस बनाया। वो काहे के लिए बैलेंस बनाया? इसलिए कि मैच जीतना सीखे। जैसे कि आज हमें अगर 350-400 रन करने पड़ते बांग्लादेश के खिलाफ तो हम उसको किस तरीके से आगे आपने रन्स की बात की है। अब थोड़ा सा मौजूद से हट के बात करता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। अभी हमने T20 देखा, T20 में हमने देखा तो वाज़ेह तौर पे फ़र्क एक ये नज़र आया कि शुरू के ओवर में बैट्समैन ने विकेटें सेव की और आखिरी ओवर्स में जाके जो है वो स्लॉग करना शुरू किया, और हमने देखा आखिरी 4 ओवर में 50-50 रन भी बने। तो ये कि क्रिकेट की डायमेंशन चेंज हो रही है क्या? वो इसलिए हुई कि बहुत सारे जितने भी कोचेस वगैरह और कप्तान जो थे उन्होंने देखा कि यार जो हम फर्स्ट 6 ओवर्स में हम रन्स के पीछे भागते हैं कि 6 ओवर के अंदर 50-60 रन होने चाहिए, और उसी दौरान उसी 6 ओवर में हम 2 या 3 विकेटें गिर जाती हैं। तो 5 बैट्समैन में 3 आउट हो गए तो वो जो 2 बैट्समैन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो आखिरी 14 ओवर जो खेलने होते हैं उसके अंदर पता लगा कि लास्ट ओवर्स के अंदर टेल एंडर्स आके खेल रहेंगे। तो इस दफ़ा उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए होता था कि पहले हम सिंगल्स बचाते थे, जितनी भी 2 टीमें थी वो सिंगल्स बचाते थे आफ्टर 6th ओवर, और चौका दे देते थे। इस दफा उन्होंने ये किया कि लेग साइड के ऊपर सिंगल्स दे दिए, चौका बचा लिया, चौका बचाया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या करा कि 6 ओवर के अंदर जहाँ 60-70 का वो टारगेट करते थे पावर प्ले में, उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट इट, 36, 40, 25, 30 इतने करें, आउट नहीं होना। जो रन हमने बनाने हैं वो आखिर में बना लेंगे। तो ये आपने देखा कि लास्ट 3 ओवर में 4 ओवर के अंदर वो रन बनाते थे, पर यानी कि 16वें ओवर तक वो ये होता था कि उनके जो रन होते थे वो 110-120 के अंदर होते थे 16 ओवर में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बैट्समैन इन हैंड जब होते हैं तो आपको विनिंग चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देखें आपने लास्ट 5-6 मैचेस के अंदर कितनी आला किस्म की बैटिंग हुई, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले गए। अच्छा सादिक भाई, अभी जिस तरह T20 में हम देखते हैं, टीमें हमने देखा पूरे T20 के अंदर कई मरतबा जो है बांग्लादेश जो है वो T20 के अंदर ऑल आउट हो गई, वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट हो गई, स्कॉटलैंड 2 मरतबा ऑल आउट हो गई, श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई। जब आप क्रिकेट खेलते थे 60 ओवर का वनडे मैच होता था, तो 3 मतलब T20 के मैच आप खेल रहे होते थे। तो फिर अभी फिटनेस में भी इतना काम होता है, टेक्निक पे भी बात होती है, बैटिंग कंसल्टेंट अलग है, कोच अलग है, फिर भी 20 ओवर नहीं खेल पा रहे। आप लोग फिर किस तरह 60-60 ओवर के वनडे खेल लिया करते थे?
नहीं, हम 60 ओवर के जब खेलते थे तो 60 ओवर्स के लिहाज से खेलते थे। वही बात आ गई कि ऑल आउट तो नहीं होते थे ना, बहुत ही आउट कम नहीं होते थे और हम बैट्समैन इन हैंड होते थे। जब आखिरी 15-20 ओवर्स जब 60 ओवर्स की रह जाती थी, एक ही दफ़ा 60 ओवर्स का टूर्नामेंट 75 दो दफ़ा हुआ, 75 और 79 में। 79 में भी शायद 50 का हुआ, आई थिंक सो, है ना। हाँ, 75 में हुआ था। बाकी 50 ओवर के वनडे टाइप के जो क्रिकेट मैचेस होते थे उसके अंदर भी ये कोशिश की जाती थी कि विकेट इन हैंड रखें। विकेट्स इन हैंड रखेंगे तो मैच ठीक है। जीतेंगे। अच्छा साथी भाई, आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जो सिस्टम पीसीबी ने बनाया उसमें जो रीजन के कोच थे वो सिलेक्टर भी थे। अभी बलूचिस्तान के जो कोच थे या सिलेक्टर थे, बड़ी एक हाई प्रोफाइल पोस्ट है, नेशनल सिलेक्टर हैं आप, उसके बाद आप T10 खेलने चले गए बगैर बताए। आपको लगता है ये साइन जो है वो अच्छा नहीं है, या आप समझते हैं कि ठीक है प्लेयर की अपना एक वो होता है, कोच का एक अपना वो होता है कि जहाँ से उसको ज़्यादा पैसे मिले? आई थिंक ये जो आप फैसल इकबाल का जिक्र कर रहे हैं ना, वैसे उनकी और वो जो प्लेयर सीनियर प्लेयर की जो है कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उनका कोई इसी पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे तो वो छोड़ के चले आए। पीसीबी ने उनको जवाब भी मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरा फ्रेम ऑफ माइंड जो है मेरा वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। पता लगा कि दूसरे दिन वो दुबई में बैठे हुए हैंगे। लेकिन ये क्या करना चाहिए? आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। ये मैनेजमेंट शुड टेक appropriate action. Must take action. All right, management should take appropriate action. Thank you so much सादिक भाई। को इस इंसिडेंट के बाद भी वो चले गए तो क्या पीसीबी ने उनको इजाजत दी? नहीं, इजाजत नहीं दी पीसीबी ने, यही मसले हैं। थैंक यू सो मच सादिक भाई, हमारे साथ मौजूद थे। अब स्ट्रेट अवे कराची से चलते हैं वजीरिस्तान के, जहां पर साइकिल रेस हुई है और साइकिल रेस के हवाले से इमरान यूसुफजई ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और कमिश्नर डेरा इस्माइल खान के ताउन से मुनक्कदा पहली टूर्डी वजीरिस्तान साइकिल रेस के पहले मरहले का DI खान से आगाज हो गया। कमिश्नर डेरा ने रेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद भी किया गया। रेस में मुल्क भर से 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हैं। पहले मरहले में डेरा इस्माइल खान से टांग तक 69 किलोमीटर का सफर साइकिलिस्ट ने महारत से अबूर किया। कराची के साइकिलिस्ट ने पहली पोजीशन हासिल की। टांग का आमद पर साइकिलिस्ट का रिवायती रक्स से इस्तकबाल किया गया। हम यहाँ आज 60 किलोमीटर्स का फासला तय करके पहुँचे हैं और आज की स्टेज जीतने पे मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। रेस का दूसरा मरहला टांग से गोमलजाम डैम और तीसरा मरहला डैम से वाना वजीरिस्तान तक होगा। नवाब शेर, GTV न्यूज़, टांग। जी नाज़रीन, आपने जो है वजीरिस्तान टूर दी वजीरिस्तान साइकिल रेस की आपने रिपोर्ट देखी, तो कराची से गवादर तक हर स्पोर्ट्स पे जी स्पोर्ट्स की नज़र है। आज के लिए बस इतना ही। सादिक मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफ़ा फिर अली सलमान अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपको जी स्पोर्ट्स में खुशामदीद कहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।